हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 व 11 मार्च 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने 201 सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने होगा। व्याख्या। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में गेल द्वारा स्थापित 201 सीएनजी स्टेशनों और भारत की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 17 राज्यों के 52 स्थानों पर गेल की 15 सिटी गैस वितरण इकाइयों द्वारा स्थापित स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा श्रेणी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस प्रतिभागियों में गेल गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, अवंतिका गैस लिमिटेड, बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियां शामिल हैं। 2030 तक लगभग 17,500 सीएनजी स्टेशनों और लगभग 120 मिलियन घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करना सरकार ने लक्ष्य रखा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है। दोस्तों, आपका सही आंसर 85 वर्ष होगा। व्याख्या। केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव आयोग के परामर्श से पोस्टल वोटिंग की न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया है। इसके लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। अब 85 वर्ष की आयु या उससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन के माध्यम से आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग की अनुमति दी थी। पोस्टल वोटिंग, डाक मतदान भी मतदान का एक तरीका है। इसके तहत मतदाता पोलिंग बूथ तक व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय डाक द्वारा अपना मत डालता है। ये पोस्टल वोटिंग उसके निर्वाचन क्षेत्र तक पहुंच जाता है और इसकी गणना काउंटिंग के दिन की जाती है। ये सुविधा उनके लिए होती है जो वोटिंग के समय अपने मतदान क्षेत्र से दूर रहते हैं। ये दिव्यांग मतदाता या चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए होता है। सरकार यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों की संख्या को देखते हुए लिया है। देश में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या लगभग 1.75 करोड़ है, जिनमें से 80 से 85 वर्ष की आयु वालों की संख्या लगभग 98 लाख है। वहीं 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है। इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी और बढ़ेगी, जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन सेवा कहां पर शुरू की गई है। दोस्तों, आपका सही आंसर कोलकाता में होगा। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से 15,400 करोड़ रुपए की विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण श्री मोदी द्वारा भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन करना था। उन्होंने कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का अनावरण किया। 4.8 किलोमीटर लंबा हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड 4,965 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह विस्तार हावड़ा में भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का भी दावा करता है, जो जमीनी स्तर से 30 मीटर नीचे स्थित है। ये गलियारा आईटी हब, साल्ट लेक सेक्टर 5 जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ता है। भारत में सबसे पहले मेट्रो का संचालन कोलकाता में ही साल 1984 में शुरू किया गया था। दिल्ली में साल 2002 में मेट्रो का संचालन शुरू किया गया था। मेट्रो ट्रेन से नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी को केवल 45 सेकंड में पार करने की उम्मीद की जा रही है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब बनाया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर 8 मार्च को होगा। व्याख्या।
महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के मकसद से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वास्तव में एक मजदूर आंदोलन की उपज है। इसकी शुरुआत साल 1908 में हुई थी, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी थीं। इन महिलाओं की मांग थी नौकरी के घंटे कम करना, काम के हिसाब से वेतन देना और साथ ही मतदान का अधिकार देना था। महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन के एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की घोषणा की थी। महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का विचार एक महिला क्लारा ज़ेटकिन का था। क्लारा ज़ेटकिन ने वर्ष 1910 में विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव किया था। साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और इसे मनाने के लिए 8 मार्च की तिथि निर्धारित की। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम निर्धारित की जाती है। साल 2024 की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन है। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक और सम्मान मिले। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम एम्ब्रेस इक्विटी पर रखी गई थी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने एआई केंद्र के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर कर्नाटक ने होगा। व्याख्या: कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ हस्ताक्षर किए। ये भारत में एआई को समर्पित WEF का एकमात्र केंद्र होगा। ITBT विभाग के अनुसार कर्नाटक केंद्र WEF के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क के व्यापक केंद्र में एकीकृत होगा, जिसका उद्देश्य समावेशी प्रौद्योगिकी प्रशासन और जिम्मेदार डिजिटल विकास को बढ़ावा देना है। दुनिया भर के अन्य क्षेत्रीय केंद्रों के साथ जुड़कर कर्नाटक केंद्र का लक्ष्य वैश्विक योगदान देना है। कर्नाटक सरकार के रूप में, हम एआई को अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और नौकरियों के विकास के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में पहचानते हैं। बेंगलुरु को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 5 शहरों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहां पर शुरू हुआ है? दोस्तों, आपका सही आंसर गुवाहाटी में होगा। व्याख्या: पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो गुवाहाटी के खानापारा इलाके में वेटरनरी कॉलेज फील्ड में शुरू हुआ। यह आयोजन 3 दिनों तक चलता है, जो 5 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च को समाप्त होगा। इसका उद्घाटन असम के चाय जनजाति कल्याण, श्रम और रोजगार मंत्री संजय किशन और असम सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव बी कल्याण चक्रवर्ती ने किया। यह आयोजन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड BCPL, असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड और NTPC लिमिटेड के साथ एक गतिशील सहयोग है। प्रतिभागियों की एक श्रृंखला, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्टीम बॉयलर निर्माता, सहायक उपकरण के आपूर्तिकर्ता, सेवा और रखरखाव पेशेवर, और बिजली संयंत्र, कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र, रासायनिक निर्माता और अधिक जैसे स्टीम बॉयलर पर निर्भर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन कहां पर शुरू की जाएगी? दोस्तों, आपका सही आंसर बेंगलुरु में होगा। व्याख्या: भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन बेंगलुरु में शुरू की जाएगी। चालक रहित ट्रेन डिब्बों का पहला सेट 18.8 किलोमीटर पीली लाइन के लिए संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण CBTC प्रणाली का हिस्सा है, जो निर्माणाधीन है। पीली लाइन, जो आरवी रोड और बोम्मसिंद्रा को जोड़ती है, बेंगलुरु मेट्रो का पहला चालक रहित ट्रेन मार्ग है। भारतीय रेलवे की हैंडबुक के अनुसार, CBTC तकनीक एक आधुनिक संचार आधारित प्रणाली है जो समय पर और सटीक ट्रेन नियंत्रण जानकारी स्थानांतरित करने के लिए रेडियो संचार का उपयोग करती है। ट्रेन को 4 महीनों के लिए मेनलाइन पर कम से कम 37 परीक्षण और कम से कम 45 दिनों के लिए सिग्नलिंग परीक्षणों से गुजरना पड़ता है।
चीनी कंपनी ने 2019 में BMRCL को 216 कोचों की आपूर्ति के लिए 1578 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला। ड्राइवर रहित बेंगलुरु मेट्रो के लिए कोचों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में चीनी फर्म CRRC नानजिंग पुजेन कंपनी लिमिटेड ने अपने घरेलू साझेदार टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया है। ट्रेन के कार्य जैसे दरवाजा खोलना और बंद करना, रुकना और संचालन आदि संचालन नियंत्रण केंद्र OCC द्वारा किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM और मेटा द्वारा किस प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी? दोस्तों, आपका सही आंसर स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL होगा। व्याख्या: नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM और मेटा ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। FTL अटल टिंकरिंग लैब्स के उन्नत संस्करण है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संवर्धित और आभासी वास्तविकता, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। प्रयोगशालाओं को इनोवेशन हब के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो छात्रों को भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्रों का पता लगाने और योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है। ये सहयोग मेटा की एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए छात्रों, युवाओं और सूक्ष्म उद्यमियों को भविष्य की प्रौद्योगिकियों से जोड़ना है। AIM ने पहले भारत के 722 जिलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स ATL स्थापित किए हैं, जो युवा दिमाग में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने और डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटेशनल सोच और भौतिक कंप्यूटिंग जैसे कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में सेवा क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI फरवरी में घटकर कितना हो गया है? आपके ऑप्शन है A 58.5, B 81.9, C 61.5, D 60.6। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। हमने आपसे पूछा कि हाल ही में किसने जिनी AI का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है A याहू, B गूगल, C बिंग, D यांडेक्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B गूगल होगा।